हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रगति मंत्रा क्लासेस। माय नेम इज शिवांगी अग्रवाल। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारी बाल विकास की सीरीज चल रही थी और उसमें आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है पर्सनालिटी यानी कि व्यक्तित्व। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये जो पर्सनालिटी इंग्लिश भाषा का शब्द है ये कहाँ से डिराइव हुआ। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ये हमारा ड्राइव होता है यूनानी भाषा के एक शब्द, यूनानी भाषा का एक शब्द है हमारा क्या, परसोना। परसोना जिसका हिंदी में मतलब होता है मुखौटा। मुखौटा। तो देखो होता क्या था कि वहाँ पे खास तरह के ना नाटक किए जाते थे। तो नाटक में क्या होता था कि वो जो नाटक करने वाले जो उनके कैरेक्टर्स होते थे वो अपने फेस पर एक मुखौटा लगाते थे और फिर वो प्ले में एक्ट करते थे ताकि कोई उनकी आइडेंटिटी को ना पहचान पाए। बिल्कुल उसी तरीके से बिल्कुल उसी तरीके से हमें अपने साइकोलॉजी के वर्ड को समझना है पर्सनैलिटी को। कैसे? देखो, कई बार ऐसा होता है कि हम चाहते हुए या ना चाहते हुए इस तरह का बिहेवियर शो करते हैं जो कि शायद हमारा एक्चुअल बिहेवियर नहीं है। आपने देखा होगा जैसे रियलिटी शोज वगैरह आते हैं, बिग बॉस वगैरह, उसमें क्या होता है, यही सब तो होता है कि हम उस पर्सन के इंटरनल उसको जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में ये पर्सन कैसा है। ठीक है, एक्चुअल में इसका कैसा बिहेवियर है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि जो पर्सन है ना वो अपना एक्चुअल बिहेवियर नहीं बताना चाहता। इसी तरीके से पर्सनालिटी में होता है, हम भी क्या करते हैं, अपना एक्चुअल बिहेवियर लोगों के सामने नहीं बताना चाहते। हम ये चाहते हैं कि सोसाइटी के लोग हमें अच्छा समझे। ठीक है, मतलब हमारी एक पहचान हो। तो अपनी जितनी भी अगर हमारे अंदर कोई बुरी चीज़ है भी तो हम सबसे छिपा के रखते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ होती है हमारी पर्सनालिटी के। पर्सनालिटी में क्या होता है कि जनरली हम क्या करते हैं, किसी अगर पर्सनालिटी को हम कहते भी हैं कि बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, इसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, तो हम उसको किस बेसिस पे एसेस करते हैं। हम देखते हैं कि इसकी हाइट कैसी है, इसका कलर कॉम्प्लेक्शन कैसा है, बातें करने का तरीका कैसा है, ड्रेस सेंस कैसा है। इन्हीं सब चीज़ों से तो हम उसको कहते हैं कि पर्सनालिटी अच्छी है। लेकिन अगर हम वास्तविक रूप में देखें, एक्चुअल सेंस में देखें, तो ये पर्सनैलिटी नहीं होती। ठीक है, मतलब एक पक्ष है पर्सनैलिटी का ये फिजिकल वाला, लेकिन एक्चुअल में अगर मैं बात करूं तो एक्चुअल में हमारे पास क्या क्या पक्ष होते हैं, ये होते हैं हमारे पास दो तरीके के। एक ये जो हमारी पर्सनैलिटी होती है ये मिलके बनी हुई थी दो चीज़ों से। एक तो होती है साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल को हम हिंदी में बोलते हैं मानसिक, और एक होता है फिजिकल यानी कि शारीरिक। अब जनरली क्या होता है कि अगर हम कहते हैं कि किसी की पर्सनालिटी अच्छी है या किसी की पर्सनालिटी खराब है तो जनरली हम उसको किस बेसिस पे देख लेते हैं, फिजिकल बेसिस पे देख लेते हैं। बस को शारीरिक रूप से देख लेते हैं, कह रहे हाँ इसका बातें करने का तरीका अच्छा है, इसकी हाइट अच्छी है, इसने कपड़े अच्छे पहने हुए हैं, बोलने का तरीका अच्छा है, तो इस बेसिस पे हम बोल देते हैं। लेकिन एक्चुअल में अगर हम देखें तो पर्सनैलिटी हमारी किस किस चीज़ों से बनती है, एक वो बनती है मानसिक और एक बनती है शारीरिक। अब मानसिक तो हम एकदम से किसी से मिलके पता नहीं लगा सकते ना। मान लो अगर मैं आपसे 5 मिनट के लिए मिली हूँ या आप मुझसे 5 मिनट के लिए मिले हो तो मैं भी आपके साथ अच्छा अच्छा बिहेव करूंगी, आप भी मेरे साथ अच्छा अच्छा बिहेव करोगे। ठीक है, तो 5 मिनट के बेसिस पे हम किसी पर्सन की पर्सनालिटी को एसेस नहीं कर सकते। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब हमारे इंटरव्यूज़ होते हैं, ठीक है, जनरली इंटरव्यूज़ में क्या होता है कि हमें किसी पर्सन की पर्सनालिटी को एसेस करना होता है। तो इसीलिए वहाँ पे इतने एक्सपर्ट लोग बिठाए जाते हैं ताकि वो 5 मिनट में 10 मिनट में पता लगा सके कि एक्चुअल में इस बंदे की पर्सनालिटी कैसी है। ठीक है, वो उसके अंदर से वो सब चीज़ें निकलवा सके। ठीक, कि जो उसके मानसिक दिमाग में उसके क्या चल रही है, साइकोलॉजिकली वो किस तरीके से थिंक करता है, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो पर्सनैलिटी क्या है, पर्सनैलिटी आपको समझ में आया होगा कि परसोना नाम के वर्ड से बना है। परसोना का मतलब होता है मुखौटा। दो चीज़ों का मिक्सचर होता है, एक मानसिक और एक शारीरिक। अब आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से डेफिनेशन ज़रूर पूछी जाती है कि व्यक्तित्व को व्याख्यान करने के लिए कोई परिभाषा दीजिए। तो कुछ डेफिनेशंस मैं आपको यहाँ पे जो आपकी ऑफिशियल बुक में दी हुई हैं उनको रिवाइज करते हैं, उनको देखते हैं और कोशिश करिएगा कि कम से कम 2 डेफिनेशन आप व्यक्तित्व की याद रखें। तो देखिए, जैसे कि सबसे पहली डेफिनेशंस आप लोगों की स्क्रीन्स पर है, तो मन के अनुसार क्या बोला गया है, व्यक्तित्व तथा व्यक्ति के गठन, व्यवहार के तरीकों, रुचियों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं और तरीकों का सबसे विशिष्ट संगठन है। देखो, ये कोई एक सिंपल प्रोसेस नहीं है, या ये कोई मैं ये कहूँगी कि बहुत एक ऐसा प्रोसेस नहीं है जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं। पर्सनैलिटी को एसेस करना, उसको समझना एक अपने आप में ही एक बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है मन ने कि जब हम कहते हैं कि व्यक्तित्व एवं
व्यक्ति के गठन, व्यवहार के तरीका, ठीक है, रुचियाँ, दृष्टिकोण, क्षमता और तरीकों। अब सब लोगों की क्षमताएं अलग हैं, सब लोगों की रुचियाँ अलग हैं, सब लोगों के तरीके अलग हैं काम करने के। दृष्टिकोण यानी कि हम कह सकते हैं कि पर्सपेक्टिव सब लोगों का अलग है। तो इन्हीं सब चीज़ों का जो मिक्सचर है, इन्हीं सब चीज़ों का जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं पर्सनैलिटी। आप खुद सोच के बताओ, अभी तक आप लोग जितने भी लोग आप मुझे वीडियोज़ को देख रहे हैं मेरी, वो सब लोग ग्रेजुएट हो, है ना। तो अब आप खुद सोच के बताओ कि अपनी इतनी बड़ी लाइफ में, ठीक है, अभी आप सब 22 प्लस होंगे, एटलीस्ट 22 या 20 प्लस होंगे सब लोग। तो आपने इतनी बड़ी लाइफ में कोई भी 2 पर्सन ऐसे नहीं देखे होंगे कि जिनकी जो पर्सनालिटी है, जिनका जो बिहेवियर है वो सेम है, ठीक है। क्यों है ऐसा? क्योंकि जो पर्सनालिटी है ना, वो अपने आप में इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इतनी सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं उसके अंदर कि कभी भी वो आपको दो अलग अलग लोगों में एकदम से 100% आपको सारी चीज़ें सेम मिल ही नहीं सकती। इसीलिए चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पर। बिग व हंट के अनुसार इन्होंने क्या कहा, इन्होंने हमसे कहा व्यक्तित्व एक व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार, प्रतिमान और इसकी विशेषताओं के योग का उल्लेख है। मतलब इन्होंने क्या कहा कि जो कोई पर्सन है वो टोटली किस तरीके से बिहेव कर रहा है, ठीक है, और उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इन सब का अगर हम एडिशन कर दें तो उसी को हम कहते हैं पर्सनालिटी। इसके बाद वार्ने ने क्या कहा, वार्ने ने कहा व्यक्ति का संपूर्ण मानसिक संगठन है जो उसके विकास की किसी भी अवस्था में होता है। मतलब जब वो विकास की किसी अवस्था में है, उस टाइम पे उसका जो मानसिक संगठन है वो किस तरीके का है, किस प्रकार का है, वही उस पर्सन की क्या बन जाती है, पर्सनैलिटी बन जाती है। रेक्स के अनुसार सबसे छोटी डेफिनेशन है, तो मैं चाहूँगी इसे आप ज़रूर याद रख लेना। रेक्स ने क्या कहा, व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य तथा अमान्य गुणों का संगठन है। मतलब जैसे कि मैं कह दूं कि इस पर्सन में ये बुरी बात है या इस पर्सन में ये अच्छी बात है। अब हो सकता है कि जो बात मेरे लिए अच्छी हो वो बात आपके लिए अच्छी ना हो, और जो बात मेरे लिए अच्छी ना हो वो आपके लिए अच्छी हो। तो जो भी हमारी सोसाइटी हमारे बारे में अगर कह दे कि ये इसमें अच्छा है या इसमें बुरा है, ठीक है, वही हमारी क्या बन जाती है, पर्सनैलिटी बन जाती है। अब पर्सनैलिटी से जुड़ी कुछ 2-3 बातें जो आपको बहुत ध्यान में रखनी है, या एक तरह से आप कह सकते हो कि पर्सनैलिटी की विशेषताएं। तो सबसे पहली विशेषता, जैसे मैंने आपको अभी पहले भी बताया कि जो हमारी पर्सनैलिटी है वो 2 चीज़ों का योग है, यानी कि इसको मैं कह सकती हूँ ये क्या है, मनोशारीरिक तंत्र है। इसका मतलब क्या है कि इसमें हमारा मन और हमारा शरीर दोनों ही चीज़ें इंक्लूड हैं। मन को हम अगर मैं साइकोलॉजी की लैंग्वेज में बात करूँ तो जैसे हम क्या कहते हैं, एक तरह से हमारा मानसिक, ठीक है, यहाँ पे मन का मतलब क्या होता है, हमारा एक तरह से ब्रेन। दूसरा ये क्या कहता है, ये कहता है कि ये गत्यात्मक प्रक्रिया है, या गत्यात्मक ऑर्गेनाइजेशन है। देख लीजिएगा, शायद हो सकता है मैंने कुछ गलत लिखा हो। गत्यात्मक संघ है। कैसे? देखो, कभी भी किसी पर्सनल की जो पर्सनालिटी है वो मैं ये नहीं कह सकती कि ये स्टेबल हो गई है। अगर एक बार आपकी कोई पर्सनालिटी बन गई तो ऐसा नहीं है कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं अपनी ही बात करूँ तो पहले आपने देखा होगा, अगर मेरी आपकी स्टार्टिंग की वीडियोस देखी तो उसमें मेरे बाल जो थे काफ़ी लंबे थे, फिर मैंने कटिंग करा ली, तो अब जब मैंने कटिंग करा ली तो मेरा लुक चेंज हो गया, मेरी पर्सनैलिटी चेंज हो गई। तो ये क्या है, गत्यात्मक है। मतलब इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, चेंजेस कर सकते हैं टाइम टू टाइम। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि अगर आप किसी फिल्म स्टार को देखो, फॉर एग्जाम्पल आप दीपिका पादुकोण को देख लो। आप दीपिका पादुकोण के उस इंटरव्यू को देखो जो उसने फर्स्ट मूवी के बाद, यानी कि जो उनकी ओम शांति ओम मूवी आई थी उसके बाद देखना वो आप उनका इंटरव्यू, और अभी आप आज की स्टेज में उनके इंटरव्यूज़ देखो, मीडिया को हैंडल करने का तरीका देखो, ठीक है, मूवी में उनकी प्रेजेंटेशन देखो, तो आपको दिखेगा कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है ना। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनकी पर्सनालिटी में टाइम टू टाइम चेंजेस आते गए। तो हमारी हर किसी की पर्सनालिटी में टाइम टू टाइम चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। हम और चाहते हुए ना चाहते हुए हमारी पर्सनालिटी कहीं ना कहीं चेंज होती रहती है। तो ये क्या है, एक डायनामिक प्रोसेस है, एक गत्यात्मक संघ है। और तीसरा ये कहता है हमारे पास समायोजन की बात, यानी कि एडजस्टमेंट, यानी कि पर्सनैलिटी, ठीक है, पर्सनैलिटी हम कह सकते हैं एक वो एस्पेक्ट है जो कि हमें सिखाता है कि हमें किसी सिचुएशन में किस तरीके से समायोजित करना है, एडजस्टमेंट करनी है। आपने देखा होगा कि अगर मान लो आप 10 लोगों को एक ही सिचुएशन में फंसा दो तो हर कोई अपनी तरीके से उस सिचुएशन को डील करेगा। कुछ लोग हो सकते हैं कि घबरा जाएं, कुछ हो सकता है उसको कामली एकदम से उसको सॉल्व करें, ठीक है, उसके बारे में सोचें, कुछ हो जाते हैं कि एकदम हाइपर हो जाते हैं। तो किस तरीके से हम एडजस्टमेंट करते हैं किसी सिचुएशन में, ठीक है, उसको डील कैसे करते हैं, ये भी हमारी पर्सनैलिटी का एक पक्ष होता है। चलिए यहाँ से अब हम चलते हैं अपने व्यक्तित्व के प्रकार की तरफ।
तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं अब व्यक्तित्व के प्रकार की बात करूं तो अलग अलग बेसिस पे हमने इनके प्रकारों को डिफाइन करा है। तो जनरली जो आपकी बुक में दिए हुए हैं वो 3 प्रकार दिए हुए हैं, तो एक एक करके हम उनको डिस्कस करते हैं। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि कौन से मनोवैज्ञानिक ने कौन से प्रकार से किस तरीके से पर्सनैलिटी को क्लासीफाई करा है। तो जो सबसे पहला है हमारे पास वो है शरीर रचना। सेकंड है हमारे पास समाज शास्त्रीय, और थर्ड है हमारे पास मनोवैज्ञानिक। ये 3 प्रकार हैं जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। अब देखो, जो ये शरीर रचना वाला है ये किसने किया वो देखना है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि पर्सनैलिटी के प्रकार को किसने समाजशास्त्रीय आधार पर क्लासीफाई करा, या फिर किसने मनोवैज्ञानिक आधार पर क्लासीफाई करा, या फिर किसने शरीर रचना के आधार पर क्लासीफाई करा। तो ध्यान रखिएगा, ये जो शरीर रचना करा था ये करा था हमारा क्रेशमर साहब ने, बाय क्रेशमर। और एक चीज़ और, क्रेशमर से बहुत बार क्वेश्चन आपके यूपी टेट के एग्जाम्स में, तो कईयों बार, बल्कि अभी भी ये जो हमारा यूपी टेट हाल फिलहाल में हुआ है इसमें भी क्रेशमर से आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इन्होंने क्या करा था, 3 टाइप्स में इन्होंने हमारे पर्सनैलिटी को बांटा था। वो कौन कौन सी हैं उनके नाम देखते हैं। केवल आपके सिलेबस में उनके नाम हैं, उनके बारे में डिटेल नहीं है, तो फिलहाल हम उनके नाम ही देखेंगे, उनकी डिटेल्स में हम लोग अभी नहीं जाएंगे। और अगर आप चाहते हो ना डिटेल में समझना, तो आप मेरी CDP की वीडियो लेक्चर सीरीज देख सकते हो, जो मैंने स्पेशली यूपी टेट एग्जाम के लिए बनाई हुई है। प्लेलिस्ट सेक्शन में वो आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो देखिए, जो 3 प्रकार इन्होंने बताए वो कौन कौन से थे। पहला इन्होंने बताया शक्तिहीन, दूसरा इन्होंने बताया खिलाड़ी, और तीसरा इन्होंने बताया नाटा। ठीक है, किस आधार पर ये दिए इन्होंने शरीर रचना। आपको नाम से भी समझ में आ रहे होंगे कि इन्होंने क्या करा था, जो बॉडी हमारी होती है, जिस तरह का हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पे इन्होंने 3 पार्ट्स हमारे बताए। अब देखिए, अब हम चलते हैं समाजशास्त्रीय। तो जो समाजशास्त्रीय हैं उसके आधार पर हमें देखने को मिलते हैं 6 क्लासिफिकेशन। और ये किसने दिए, ये दिए हमें स्प्रेंगर साहब ने। ठीक है, इन्होंने दिए 6। क्रेशमर ने कितने दिए थे, 3। इन्होंने दिए हमारे पास 6। अब वो 6 कौन कौन से हैं एक एक करके समझते हैं। तो जो सबसे पहला इन्होंने दिया वो था सैद्धांतिक, राजनीतिक, नेक्स्ट था आर्थिक, फोर्थ था सामाजिक, फिफ्थ इन्होंने दिया धार्मिक, और 6 इन्होंने बताया कलात्मक। ये 6 प्रकार हमें बताए गए किसके द्वारा, स्प्रेंगर साहब द्वारा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन पर, जो है हमारा मनोवैज्ञानिक। ठीक है, क्योंकि हम मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं, साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए भी ये पार्ट हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाते हैं, और इनको हम एक्सप्लेनेशन में भी इनकी हम जाएंगे, इनके हम प्रकारों को समझेंगे भी। तो ये किसने दिया था, ये दिया था हमें युंग साहब ने, युंग। ठीक है, इंग्लिश में इसको इस तरीके से लिखते हैं हम, सॉरी, इंग्लिश में इसको इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन जो प्रोनाउंसिएशन है वो हमारी युंग है। और इन्होंने फिर से 3 प्रकार में बांटा। पहले इन्होंने 2 ही प्रकार दिए थे, लेकिन फिर आगे जाके जब इस थ्योरी का और डेवलपमेंट हुआ तो उन्होंने उसके 3 प्रकार बता दिए। तो पहला कौन सा है, पहला है हमारे पास अंतर्मुखी, दूसरा है हमारे पास बहिर्मुखी, और तीसरा है हमारे पास उभयमुखी। ठीक है, एक बार इनके इंग्लिश नेम भी देख लेते हैं, क्योंकि कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो अंतर्मुखी को हम बोलते हैं इंट्रोवर्ट, बहिर्मुखी को हम बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट, और उभयमुखी को हम बोलते हैं एम्बीवर्ट। ठीक है, ये इनके नाम है। अब एक एक करके हम इनकी एक्सप्लेनेशन समझते हैं कि इंट्रोवर्ट किस टाइप की पर्सनालिटी होती है, एक्सट्रोवर्ट किस टाइप की होती है, और एम्बीवर्ट किस टाइप की होती है।
तो देखिए स्टूडेंट्स, अब देखो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, नाम से हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है अंतर से, ठीक है, कि ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें ना अपने अंदर ही रखना पसंद करते हैं। मतलब बहुत कम आपको देखने को मिलेगा कि ऐसे जो लोग हैं वो अपनी बातों को प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, या बहुत ज़्यादा आपको बोलते हुए दिखाई नहीं देंगे, बहुत ज़्यादा सोशलाइज नहीं होंगे, ठीक है, इन्हें बस अपने में ही रहना ज़्यादा पसंद होता है। और मतलब हम कह सकते हैं कि जब ये अपने में रहते हैं चुपचाप, तो क्या होता है कि जनरली ये चिंतन करते रहते हैं। जैसे कि अगर आपने देखा हो तो एक टाइप के डॉग्स होते हैं हमारे पास, लेब्रा, है ना, लेब्रा ब्रीड होती है, आपने देखा होगा। जो लेब्रा ब्रीड होती है ना, बहुत शांत, बहुत काम होती है, ठीक है, कोई इतना ज़्यादा उछल कूद नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। क्या होते हैं उन्हें हम कहते हैं, एक नाम से जानते हैं, थिंक टैंकर्स भी बोलते हैं उन्हें, थिंक टैंक भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो ना लेब्रा जो होते हैं आराम से बैठे रहते हैं और चीज़ों को सोचते रहते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, उनकी लर्निंग पावर बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। तो इसी टाइप से हम कह सकते हैं कि जो अंतर्मुखी वाले लोग होते हैं वो भी क्या करते हैं, कम बोलते हैं, कम अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं, लेकिन चिंतनशील बहुत होते हैं, बहुत गहनशील करते हैं। इसी तरीके से बहिर्मुखी यानी कि हर चीज़ बाहर, ठीक है, बाहर से बाहर, तो ये क्या होते हैं, हर चीज़ को एक्सप्रेस कर देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत लोगों को ना सोशल मीडिया पे रहना बहुत अच्छा लगता है ना, सोशली बहुत एक्टिव रहते हैं वो, मीडियाज़ वगैरह पे, ये सोशल प्लेटफॉर्म्स पे। तो वैसे तो आजकल हम सभी रहते हैं, लेकिन स्टिल कुछ लोग ऐसे हैं कि वो हर एक 5-5 मिनट में अपनी स्नैप डाल रहे हैं, कभी कुछ अपलोड कर रहे हैं, कभी कुछ अपलोड कर रहे हैं। तो वो कैसे लोग हैं, बहिर्मुखी, मतलब जो हर चीज़ को लोगों के साथ शेयर कर देते हैं, हमेशा चीयरफुल, खुश रहना, ईजी गोइंग, किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। वहीं अगर मैं अंतर्मुखी की बात करूं तो हाँ, ये हर छोटी छोटी बात पे थोड़ा ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, हर चीज़ को थोड़ी ज़्यादा सीरियसनेस की तरह से देखते हैं। तो एक एक करके इनके पॉइंट्स लिख लेते हैं कि अगर आपके एग्जाम्स में आपसे पूछा जाए कि अंतर्मुखी या बहिर्मुखी को डिफाइन करिए, तो आप किस तरीके से उसमें पॉइंट्स बनाकर लिख के आएंगे, क्या क्या लिख कर आएंगे, उसको एक बार देख लेते हैं। तो अंतर्मुखी की अगर मैं बात करूं तो जनरली क्या होते हैं, ये एकांकी होते हैं, ठीक है, यानी कि क्या होता है, जनरली इन्हें अकेले रहना बहुत पसंद होता है, ठीक है। और मैं कहूँ कि इन्हें जो फिजिकल वर्ल्ड है, ठीक है, जो हमारे आसपास की वस्तुएं हैं, उनसे इन्हें कम अनुराग होता है, मतलब उनके प्रति इन्हें कम मोह होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक जगत के प्रति, भौतिक जगत के प्रति मोह कम होता है, ठीक है। एकांकी रहते हैं तो चिंतनशील होते हैं, ठीक है। अब इन्हें किसी से घुलना मिलना पसंद नहीं है, तो क्या, अगर आप इन्हें कुछ चीज़ राइटिंग करने के लिए दोगे, मतलब ऐसी कुछ चीज़ है कि इन्हें अपने पास ही रख के लिखना है, ठीक है, मतलब अगर आप राइटिंग करते तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप सबके सामने राइटिंग, मतलब आपको तभी तभी वो चीज़ें दिखानी होगी, नहीं। तो राइटिंग का क्या है कि आप अपने अकेले में करोगे राइटिंग, लेकिन अगर आपको बोलना है तो आप क्या करोगे, सबके सामने जाके 10 लोगों को बताओगे ना, अगर आपको स्पीच देनी है तो। लेकिन अगर आपको कोई टॉपिक पे लिखना है तो वो तो आप अकेले में भी लिख सकते हो। तो जनरली ऐसे लोगों में देखा जाता है कि इनकी जो राइटिंग कैपेसिटी होती है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छी होती है एज कंपैरिजन टू स्पीकिंग, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं लिखने में ज़्यादा, अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो लिखने में ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं एज कंपैरिजन टू, लिखने में ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं एज कंपैरिजन टू बोलने के, ठीक है। मतलब अगर अभी इन्हें इस टाइप के लोगों को अगर बोल दो कि आपको राइटिंग करनी है या तो आपको स्पीच देनी है, तो ये लोग ज़्यादा प्रेफर किसको देंगे कि हम बैठ के राइटिंग कर लेंगे, हम लिख लेंगे उस टॉपिक पे। इनमें बोलने की जो इतनी अच्छी, मतलब जो हम कह सकें वाक्पटुता, ठीक है, या जो हम कहते हैं कि फ्लो, उतना अच्छा बोल ये लोग नहीं पाते। एक चीज़ और इनके खास बिहेवियर में जो देखी जाती है वो क्या, कि ये कैसे होते हैं, ये प्रतिक्रियावादी होते हैं, प्रतिक्रियावादी होते हैं, मतलब ये अपनी तरफ से आपको परेशान कभी नहीं करेंगे, ठीक है, ये अपनी तरफ से कोई रिस्पॉन्स भी नहीं देंगे अनटिल अनलेस आप इनसे या तो पूछो ना, या आप इन्हें परेशान ना करो, ये अपनी तरफ से आपको किसी भी तरीके का कोई खास रिस्पॉन्स नहीं देंगे जब तक कि इनसे पूछा ना जाए,
ठीक है, तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो कि आपको अंतर्मुखी के बारे में ध्यान रखना है। आई होप वैसे तो आप बहिर्मुखी के बारे में इनसे पॉइंट बना ही लोगे। एकांकी, इन्हें समूह में रहना पसंद होता है, ठीक है। इन्हें भौतिक जगत के प्रति बहुत अच्छा मोह, मतलब क्या होता है कि हाँ इन्हें अच्छा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें इनके पास हों, इन्हें बहुत सारे लोगों का टेंशन मिले, ये सब चीज़ें इन्हें पसंद होती हैं। फिर नेक्स्ट है चिंतनशील। ये इतने चिंतनशील एज कंपैरिजन टू देखा गया है कि अंतर्मुखी के कंपैरिजन में ये कम चिंतनशील होता है। मतलब इन्हें अपने आसपास जो भी दिखता है लोगों से ग्रास्प करके ये उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा सोच विचार ये लोग नहीं करते लिखने। फिर इसी तरीके से अगर बहिर्मुखी की मैं बात करूँ तो ये लोग बोलने में बहुत कंफर्टेबल होते हैं लिखने की बजाय, क्योंकि क्या होगा, लिखने में तो हमें सोचना पड़ेगा, बोलते टाइम क्या होता है कि फिर भी कुछ चीज़ें ईजी गोइंग होती हैं। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे लिख दिया कंफर्टेबल रहते हैं एज कंपैरिजन टू बोलने के। अगर मुझे इसको प्रॉपर लिखना होता, ठीक है, अगर मैं इसको राइटिंग में लिख रही होती, बुक लिख रही होती, तो मैं ऐसे नहीं यूज़ कर सकती ना, लेकिन हम बोलने में तो इस तरीके से यूज़ कर देते हैं। अब बोलने में तो मैं आपसे हिंदी और इंग्लिश दोनों यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन अगर मुझे लिखने को बोला जाए तो या तो मुझे इंग्लिश में ही सारी चीज़ें सोचनी पड़ेंगी या फिर मुझे हिंदी में ही सारी चीज़ें सोचनी पड़ेंगी, तो मैं एक तरफ ज़्यादा कोहेरेंट हो जाऊंगी, ठीक है। तो ये जो कोहेरेंसी होती है ये हमें किस में मिलेगी, अंतर्मुखी में मिलेगी, बहिर्मुखी में थोड़ा कम मिलेगी। नेक्स्ट प्रतिक्रियावादी, मतलब ये जैसे प्रतिक्रियावादी होते हैं मतलब रिएक्शन देते हैं, नहीं, बहिर्मुखी क्या करते हैं, ये एक्शन करते हैं, ठीक है। ये किसी चीज़ पे एक्शन करना ज़्यादा पसंद करते हैं एज कंपैरिजन टू उस सिचुएशन में रिएक्शन देने के। तो ये अंतर्मुखी और बहिर्मुखी आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं उभयमुखी की। तो उभयमुखी ऐसे लोग होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि जहाँ उन्हें पता है कि उन्हें चुप रहना चाहिए वो चुप रहेंगे, जहाँ उन्हें पता है कि उन्हें बोलना चाहिए, जहाँ उन्हें पता है कि वो आराम से फ्री इजीली गोइंग है, अपना कुछ भी बिहेव कर सकते हैं, कैसे भी रह सकते हैं, वो वहाँ पे वैसे बिहेव करेंगे। तो ये जो एम्बीवर्ट टाइप के लोग होते हैं ये सबसे अच्छी पर्सनालिटीज मानी जाती है, क्योंकि इन्हें पता है कि किस सिचुएशन को हमें किस तरीके से हैंडल करना है। क्योंकि अंतर्मुखी वाला क्या है, वो हर सिचुएशन में ही शांत रहेगा, चाहे खुशी हो, चाहे दुख हो, चाहे कुछ भी हो। और ये बहिर्मुखी वाले क्या है, ये हर सिचुएशन में आपको उछल कूद करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। हमेशा ये आपको उछलते कूदते फानते हर चीज़ में शोर मचाते हुए ज़्यादा नजर आते हैं। लेकिन जो एम्बीवर्ट होते हैं, ठीक है, उभयमुखी पर्सनालिटी होती है, वो क्या, उन्हें पता है कि कब हम अपने आप को ऐसे सबके सामने ओपन कर सकते हैं, कब हमें शांत रहना है, कब हमें सोचना है, कब हमें प्रतिक्रिया देनी है, कब हमें क्रिया देनी है, वो सब चीज़ें उनके माइंड में ऑलरेडी क्लियर होती है। तो जो सबसे अच्छी पर्सनैलिटी मानी जाती है वो मानी जाती है एम्बीवर्ट। तो आई होप ये आपका व्यक्तित्व का जो चैप्टर था, पर्सनालिटी थी, आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। इस चैप्टर का PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप हमें इंस्टाग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका भी डिस्क्रिप्शन आपको दे दिया गया है वीडियो के नीचे, तो आप वहां से उसको देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए चैप्टर के साथ, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।